Hello everyone. Here we are going to start with the new chapter of class 8th, that is cell. Okay. So in this video we will study about the theory of cell, about the plant cell, about the animal cells, and how the cell was discovered and who discovered the cell. All these things we will going to study in detail. ठीक है. So अब पहली बात तो यही जान लेते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है कि सेल. ओके. सो व्हाट इज़ दिस सेल मीन. ठीक है, इस सेल का मतलब क्या होता है. तो अगर कहा जाए तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसे आप क्या कह सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इज सेल. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से दैट सेल इज़ अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. क्या कह सकते हैं आप सेल को. सेल इज़ अ फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो अगर आप कहें कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अभी हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था, हम लोग जो पिछली वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी माइन्यूट इन साइज, सो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक. सो अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, दैट इज़ मेड अप विद अ सेल ओनली. ठीक है, उस जो छोटा से छोटा पार्ट उसमें होगा ना, जैसे होता है ना कि अगर एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं कि अगर किसी का घर बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो एक एक ईंट रख के फिर एक पूरा एक वॉल तैयार होती है, फिर एक एक ईंट रख के दूसरी वॉल तैयार होती है, फिर तीसरी वॉल, फिर धीरे धीरे आपका फर्स्ट फ्लोर बनता है, ग्राउंड फ्लोर रहता है, फर्स्ट फ्लोर बनता है, तब जा कर के एक बड़ा सा मकान और घर तैयार होता है ना. तो दैट वन ब्रिक इज़ कॉल्ड एज सेल. ठीक है, वो पूरा घर बना, बट वो जो वन ब्रिक थी उसी ने तो उस पूरे घर को बनाया ना. तो दैट इन द सेम वे अगर आपकी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी जो तैयार हुई है, दैट इज़ ओनली मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक. तो आप जान लेते हैं कि अब यहाँ पे भी यही चीज़ है कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अगर कोई भी अगर छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें वो सेल से ही बना है. ठीक है. तो और सेल्स के बहुत डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट उनके साइज़ होते हैं. अभी हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हु डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो दैट इज़ रॉबर्ट हुक. वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस मैन, दैट रॉबर्ट हुक हैज़ डिस्कवर्ड द सेल इन 1665. ओके. इन्होंने सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में. ओके. सो नाउ हाउ ही डिस्कवर्ड द सेल. सो इन्होंने सेल डिस्कवर कैसे किया. इन्होंने क्या देखा था कि इन्होंने जैसे ट्री होती है ना, एक मान लीजिए ये ट्री है. ठीक है, ट्री का जो बाक होती है ना, ट्री की बाक, ऊपर वाली लेयरिंग बाक जो होता है ना, उसकी एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक बनाया. जैसे कॉक होता है ना, ऐसे करके कॉक पहले के टाइम पे रखा जाता था, तो थिन स्लाइस कॉक की बनाई. ठीक है, उसको अब माइक्रोस्कोप के अंदर में रखा. ठीक है, कॉक था. ठीक है, कॉक का एकदम पतली सी स्लाइस को काटा, और उसके बाद और वो कॉक किसकी बनी हुई थी, बाक ऑफ अ ट्री. ठीक है, किसकी थी, बाक ऑफ अ ट्री की थी. और उस कॉक को बनाने के बाद उन्होंने उसकी पतली सी स्लाइस काटी और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में रख के एग्जामिन किया. सो व्हाट ही सॉ इन दैट माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या देखा कि इस तरीके के कुछ कंपार्टमेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे. ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था उनको, बट ही वॉज नॉट नोइंग एट दैट टाइम दैट दिस इज़ कॉल्ड एज सेल. सो व्हाट ही कॉल्ड हिम जस्ट लाइक अ कंपार्टमेंट. ठीक है, उनको ये थोड़ा सा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, जैसे कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब. इन द सेम वे ही वॉज थिंकिंग कि उनको इसी टाइप का ये कुछ दिख रहा था. सो ही कॉल्ड हिम अ कंपार्टमेंट. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सेल नाम दिया गया. ठीक है, तो जो वो थिन जो एक ये जो रूम था, ये इन्होंने बताया
इन्होंने बताया कि एक एक वॉल जो एक एक जो रूम है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल, ठीक है, ये एक एक रूम जो है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल, ठीक। अब जब एंटन वन लीवेनहॉक आए तो इन्होंने भाई माइक्रोस्कोप बनाया है, ठीक है। सो व्हाट ही सॉ इन दैट माइक्रोस्कोप कि इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में when he saw the cells in a improved microscope मतलब पहले के जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने डेवलप्ड नहीं थे, बनाया इन्होंने नहीं था, बट इट वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड। बट इन्होंने जब 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से सेल्स के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को देखा और उसको बताया कि हाँ कि दीज आर सेल्स, ओके। सेल्स तो बताए दिए ही गए थे, बट इन्होंने वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने भी देखा, ओके। सो अब बात कर लेते हैं, अगर हम जब सेल की बात कर रहे हैं, सो वी शुड नो अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब व्हाट इज़ दिस के यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जानिए, यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है, और मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, और यहाँ पे और सेलुलर का मतलब क्या हो गया, सेल्स, ठीक। तो यूनी का मतलब हो गया कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, और मल्टी का क्या मतलब हो गया, मोर देन वन सेल ना, एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स ना। तो यहाँ पर बात की गई कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब कि अगर देखा जाए अमीबा, ये देखिए अगर हम उनकी बात करते हैं तो अगर उनका सेल होगा तो इतने, यूनिसेलुलर का मतलब है कि ये इतना बड़ा जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं यही एक उनका पूरा सेल है, ठीक है। और ठीक, तो मतलब वो सिंगल सेल से ही बने हैं। जैसे इफ़ आई विल टॉक अबाउट द अमीबा, वी ऑल नो दैट अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सोच लीजिए एक छोटा सा एक सिंगल सा ऑर्गेनिज्म है और उसमें इतने सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि एंडोप्लाज्म भी है, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स भी हैं, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ और इनका जो सारा प्रोसेस होता है ना ये सिंगल सेल ही करता है, ठीक है। इनमें इफ़ आई विल टॉक अबाउट आवर बॉडी, ठीक है, इफ़ आई विल टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, सो व्हाट वी नो कि एक एक सेल, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग मल्टी सेलुलर है क्योंकि हमारी एक मतलब छोटे छोटे सेल से पूरी बॉडी तैयार हुई है, टिश्यूज़ बने हैं, फिर वो टिश्यूज़ फिर ऑर्गेन्स में बदलते हैं, फिर ऑर्गेन सिस्टम बने हुए हैं, फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक। तो हमारे यहाँ जो हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट फंक्शंस करती है ना, लेकिन अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा एक सिंगल सेल है और इसी सिंगल सेल में वो खाना भी खाएगा, ठीक है, वो फूड को कैप्चर भी करेगा, ठीक है, वो एक्सक्रीट भी करेगा, वो मूव भी करेगा इसी से, ठीक है। तो इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी हैव लर्न ना कि बाय स्यूडोपोडिया दीज ऑल व्हाट, अमीबा का ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर स्यूडोपोडिया, जिससे वो चल पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं ना। तो इन द सेम वे इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी ये सिंगल सेल है, ठीक है, ये सारी फंक्शनिंग एक सेल कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पैरामीशियम भी हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो सिंगल सेलुलर होते हैं। लेकिन इफ़ आई विल टॉक अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सारे वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अब जैसे इफ़ आई विल टॉक अबाउट आवर बॉडी, सो वी ऑल नो ना बेटा कि अगर हमारे यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो एक्सक्रीशन का काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, डाइजेशन का काम करता है ना, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक। फिर उसके बाद में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ना काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे तो एक जो आपका ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। एक सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे ही नहीं बन जाता, अगर ह्यूमन बींग बना वो ऐसे ही नहीं बन जाएगा। सेल्स बनेंगे, वो सेल्स फिर जा कर के टिश्यूज़ बनेंगे, फिर मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ बोलते हैं, ढेर सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़। फिर वही टिश्यूज़ फिर ऑर्गेन्स बनेंगे, ठीक है, फिर वही ऑर्गेन्स फिर ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन्स की बात कर ले, अब जैसे इफ़ आई विल टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए किडनी भी होती है ना, 2 किडनी होती हैं, वो काम करती हैं, फिर उसमें यूरिनरी ब्लैडर वगैरह होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो एक एक ऑर्गेन है वो जिनको हम नाम देते हैं अलग अलग, ठीक। फिर वो क्या फंक्शन पूरा करते हैं, वो ऑर्गेन सिस्टम क्या पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं ना,
ठीक है। फिर उसके बाद तब जा कर के एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हम लोग जान गए कि व्हाट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। वी शुड नो अबाउट शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ठीक है। शेप कैसा होता है सेल का, साइज़ कैसी होती है। सो सेल को हम लोग बहुत नहीं देख सकते हैं अपनी इन नेकेड आइज से बच्चों, ठीक है। वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज, वी हैव टू सी देम विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम इन सेल्स को देख सकते हैं। वी शुड हैव अ पावरफुल एंड मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप, ओके। सो सेल का जो शेप होता है अगर बता दिया जाए तो उनका कोई मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, डिस्क शेप भी हो सकते हैं, कोई भी शेप के हो सकते हैं। इवन अगर देखा जाए तो उनका इरेगुलर शेप भी होता है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द अमीबा, तो अमीबा आप जानते हैं ना, उनके कोई भी ऐसे भी करके बनाया जा सकता है, ऐसे भी करके बनाया जा सकता है, उनका कोई भी शेप होता है, तो उनका कुछ डेफिनेट शेप नहीं होता है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द WBC, ठीक है, अगर WBC की अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल में, तो इनका भी कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इनका इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम अब इनकी जो शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि फ़ंक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से फंक्शन होगा उस हिसाब से इनका जो शेप होगा वो होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो उसका शेप थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन इसी जगह पे अगर बात करते हैं कि थोड़ा सा सिंपल भी होना होगा, सेल का कुछ फंक्शन सिंपल है तो उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सिंपल होगा, ठीक। इसीलिए सेल को क्या कहा गया है, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म। नर्व सेल को अगर कहा जाए तो सबसे ये थोड़ा लॉन्ग होती हैं, इनका स्ट्रक्चर अब अभी आप देखेंगे, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, ठीक है। अगर मसल सेल्स की बात की जाए तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। वाइट ब्लड सेल्स का अभी मैंने बताया कि इरेगुलर शेप होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स कुछ इस तरीके से। अब जो आपकी स्किन है, ठीक है, स्किन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्किन का जो सेल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। रेड ब्लड सेल डिस्क शेप में होते हैं, कुछ इस शेप में होते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल शेप्स ऑफ सम सेल्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। कुछ आपको बताए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं मसल सेल्स की, अभी मैंने बता ही दिया कि दे आर ऑफ स्पिंडल शेप ना। स्पिंडल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रॉड रहता है और इधर से थोड़ा सा बहुत ही पतला नैरो होता है। अब अगर हम लीव्स वगैरह की प्लांट सेल की बात कर लें तो उसमें गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स जो कि बहुत फंक्शन जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें परफॉर्म की जाती है, ठीक है, हमारे लीव्स वगैरह में। तो उनका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है, बीन शेप होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने किडनी देखे होगे ना, थोड़ा थोड़ा ये किडनी शेप के दिखते हैं, ठीक है। बीन शेप आप कह सकते हैं कि बीन शेप है, ठीक है। इस तरीके के ये दिखते हैं गार्ड सेल्स जो कि लीव्स में मौजूद रहते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ये सारी चीज़ें उसमें आराम से हो सकती हैं, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। अब अगर बात और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें तो उनका इरेगुलर शेप होता है जो कि उनकी एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि सेल्स के साइज़ की, ठीक। सेल का साइज़ कैसा होता है। सो सेल का जो साइज़ होता है वो है कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक। और इनका साइज़ बहुत डिफरेंट भी होता है। अभी मैंने बताया कि फंक्शंस के हिसाब से सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो अब सेल 1/10 to 1/100 मिलीमीटर तक होते हैं, ठीक। बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी कभी कभार नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और उनको बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर बात की जाए अगर सेल के साइज़ की, तो अब जैसे कि एक पर्सन की बॉडी है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसकी अगर एक पर्सन की बॉडी है तो उसका सेल इतना बड़ा होगा या इतना पतला होगा या इतना मोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसी एनिमल या प्लांट के बॉडी साइज़ के ऊपर जो सेल का साइज़ होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई हैं विच यू शुड नो, ठीक है, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट सेल PPLO है, प्लूरोनिमोनिया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक, जिसका जो साइज़ है 2.1 टू 0.5 माइक्रोन है। सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है? वो होता है ऑस्ट्रिच सेल का, जो कि 17 सेंटीमीटर साइज़ में होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात कर लें, एनिमल सेल की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी जो सेल होती है नर्व सेल, ये वाली सेल, और सबसे छोटी जो सेल होती है वो होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसमें नहीं बताया बट आप लोग जान जाइए कि आरबीसी, ठीक, और जो कि 9 mm की होती है, मिलीमीटर की होती है, ठीक। अब ग्रीन एल्गी चारा की बात हो रही है, तो ये 10 सेंटीमीटर की होती है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं कि अगर आप ले लेते हैं सेल को, अगर ऑब्ज़र्व करना है तो आप कैसे करेंगे कि आप हैन का एक एग ले लीजिए, और इसमें ये बताया गया है कि अगर हमको मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना बताना हो सिंगल सेल के बारे में तो हम कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हैन का एग ले लें हम, ठीक है, हैन का, और उसको एक बाउल में मतलब ब्रेक कर ले, फोड़ लें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसके सेंट्रल पार्ट में थोड़ा येलोइश पार्ट होता है, जिसे हम लोग यॉक के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऊपर से वाइट कलर के एल्ब्यूमिन पार्ट से सराउंडेड रहता है, ठीक है। तो जो येलो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है सेल का, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर अब माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करती है कि हम छोटी से छोटी इमेज को बड़े फॉर्म में देख सकें, ठीक है। अब इस बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होते हैं जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड अच्छे माइक्रोस्कोप रहेंगे उतना ही हम डीप में जाके और चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है। सो वही है, वही चीज़ इसमें बताई गई है। और सेकंड एक्टिविटी में अनियन पील का है एग्जाम्पल, कि हम अनियन पील में जो एकदम वाइट कलर की पतली सी झिल्ली होती है ना, पतली सी झिल्ली, उसमें से अगर हम निकाल लेते हैं और उसको हम फिर अनियन में से, ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी में डिप करके फिर उसके बाद में उसको रखेंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाए। फिर इसके बाद हमको क्या करना है कि थोड़ा सा आयोडीन कवर स्लिप पे लगा लेंगे, और उसके बाद में डिप करके हम कवर स्लिप पे अब हम उस सेल को जो हमने स्किन निकाली है अनियन की, अब उस पर हम लोग उसको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, के इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। तो यही है कि सेल है, सेल में हम लोग ये जो वाइट आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस शो करता है कि ये सेल है, ये सेल वॉल है, और यहाँ पर ये येलो पार्ट साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद है कि इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ पर ये देखना है, तो सेल मेनली 3 चीज़ों से बना होता है, ठीक है। वो होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, बेसिकली 3 चीज़ इसमें रहती हैं। वो रहती हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रहती है, फिर उसके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल मौजूद रहेंगी वेदर इट इज़ अ प्लांट सेल और अ एनिमल सेल। बट इफ़ आई विल टॉक अबाउट द प्लांट सेल, सो वन मोर थिंग इज़ एडेड, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल। हम एनिमल सेल में एक और चीज़ देख सकते हैं, सेल वॉल, जो कि जो प्लांट सेल में हम एक और चीज़ देख सकते हैं दैट इज़ सेल वॉल, जो कि हमें एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हम सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही देखेंगे। हमको जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, वो क्या काम करती है, भाई ये केवल प्लांट सेल में ही मौजूद रहती है, तो इसका काम क्या है, ठीक। तो इनका जो काम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, सबसे बाहर का लेयरिंग ये होती हैं, सबसे बाहर की, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। प्रोटेक्टिव इन द सेंस के प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ये दे आर परमिएबल, आप कह सकते हैं फ्री परमिएबल, इसमें से कोई भी चीज़
सेल के अंदर में आ सकता है और कोई भी मटेरियल सेल से बाहर में जा भी सकता है। सो इनका जो काम होता है वो क्या होता है, शेप प्रोवाइड करना सेल को, और उनको मतलब कि आप कह सकते हैं रिजिडिटी प्रोवाइड करना। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग इसमें देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेल ये प्लांट सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल ये देखिए बाहर में एकदम डार्क पिंक कलर का दिख रहा होगा। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है, सो आई हैव टेकन वन मोर पिक्चर ऑफ प्लांट सेल, कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ना, ये जो डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर में जो हल्का ग्रीन आपको दिख रहा है ना, हल्की ग्रीन एकदम, ये वाला पार्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो बाहर की लेयर होती है प्लांट सेल में वो कौन सी होती है, सेल वॉल। उसके अंदर में कौन सी लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इफ़ आई विल टॉक अबाउट द एनिमल सेल, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी डबल लेयरिंग नहीं आपको दिख रही होगी ना। यहाँ पर आपको केवल सीधे आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये देखिए केवल सेल मेम्ब्रेन है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, सो आई हैव टेकन वन मोर वीडियो और वन मोर पिक्चर ऑफ सेल ऑफ एनिमल सेल। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो लेयरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप सेल मेम्ब्रेन को चाहे जो भी बोलिए, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, चाहे प्लाज्मा लेमा बोलिए, ठीक है। सो अब हम जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही पतली सी लेयरिंग होती है सेल की, जो कि जिसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन सेल मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है, ठीक है। ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता है, ये दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसमें से केवल कुछ सेलेक्टिव चीज़ ही सेल के अंदर में जा सकती है। जैसे अगर मान लें कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो अंदर बाहर से कोई अंदर चीज़ आनी होगी, तो कुछ सेलेक्टेड चीज़ ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ सकती है, चाहे वो वाटर हो, चाहे आपके चाहे गैसेस एक्सचेंज की बात हो, ठीक। और इसमें से कुछ सेलेक्टेड चीज़ ही सेल के बाहर भी जा भी सकती हैं, ठीक है। सो ये काम होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। अब हम जान लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, कि ये जो पूरा आपको ये पूरा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, अगर हम इफ़ आई विल टॉक अबाउट दिस, कि जिसमें ये सारी चीज़ें ये आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनल्स आपको छोटे छोटे कुछ दिख रहे होंगे ना। सो अगर इनको हटा दिया जाए तो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मान लीजिए ये सेल है, ठीक, ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, और ये सेल है, और इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोल दिए। तो ये जो पूरा सेल होती है, ये किससे फिल्ड अप होती है, एक फ्लूइड से फिल्ड अप होती है, एक जेली लाइक सब्सटेंस से फील्ड होती है, जिस पे ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स उस पर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है। तो ये इसमें जो अंदर पूरा फ्लूइड भरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म, जिसके ऊपर ये सारे के सारे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे इनके बारे में आपको पता चल गया कि ये साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, कि ये एक फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर में रहता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में और न्यूक्लियस में ये जो स्पेसेस हैं, ये सारी इसी से कवर्ड रहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपने पार्ट की, दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में भी जान लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बता दें तो दिस इज़ कॉल्ड एज हेड क्वार्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल। अब हेड क्वार्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सारी जो फंक्शनिंग हो रही है सेल में, ये सारी इसी से ही कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है, किससे, इसी से। अब मान लीजिए अगर कहा जाए तो सेल का सबसे मेन पार्ट ही यही होता है, ठीक है। इसी से सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, यही सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखता है। अगर कहा जाए तो सेल का सेंटर ही यही है, बॉडी का सेंटर यही है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट कि अगर कहा जाए ना कि घर में आप रह रहे हो तो कोई एक मेन पर्सन होता है जिससे पूछ करके सारी काम होते हैं,
ठीक है। उसी तरीके से इसमें है कि सेल के ही अंडर में सारे सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसी के कंट्रोल में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेल के अंदर में होती हैं, सारे काम इसी से इसके कंट्रोल में रहेंगे। साथ ही साथ यह सेल का सेंटर रहेगा, ठीक, सेल के सेंटर में रहता है, ठीक। ये हो गया। सेल जो होते हैं, एक और चीज़ थी जो कि अभी यहाँ पर छूट गई है कि जो आपका सेल वॉल होती है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ नॉट इन योर बुक बट आई शुड इन्फॉर्म यू कि जो सेल वॉल होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है, तो ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किससे बनी होती हैं? सेल्यूलोज की बनी होती हैं, ठीक। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती हैं? दीज आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये किससे बने होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन के बने होते हैं। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, सो इससे बने होते हैं, ठीक। अब हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो जो न्यूक्लियस होते हैं मेनली वो इन चीज़ों से, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस में रहती हैं या इन सारी चीज़ों से न्यूक्लियस बने। अब वी डोंट हैव अ डीप स्ट्रक्चर या गुड स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ अ न्यूक्लियस, बट इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत अच्छे से इसमें किस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है, कहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। ये जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बड़ा करके न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। आई शुड मेक इट अगेन, ठीक। अब इसके बाहर में एक लेयर होती है, ए डबल लेयर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये समझ में आपको, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद में इसके अंदर में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस एकदम छोटा सा पार्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। न्यूक्लियोलस एकदम छोटा सा पार्ट इसके नीचे अंदर में होता है, ठीक। फिर इसके तो, और ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी पोरस होती है, पोरस इसलिए होती है ताकि कोई भी चीज़ें इस न्यूक्लियस के अंदर से यहाँ साइटोप्लाज्म से फिर बाहर आ सके और बाहर साइटोप्लाज्म से फिर न्यूक्लियस के अंदर जा सके। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयरिंग, वो थोड़ी सी पोरस होती है, ठीक। इसके अंदर में न्यूक्लियोलस के बारे में आप लोग जान गए कि दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ठीक। इसके बाद इनमें ये इसके अंदर में क्या चीज़ भरी होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होता है ना, इन द सेम वे यहाँ पर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक। अब इसके अंदर में एक और चीज़ होती है जो आप लोग ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 करके देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटीरियल या न्यूक्लियर मटीरियल। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमेटिन मटीरियल या हम कहते हैं इन्हें न्यूक्लियर मटीरियल। अब इनका काम क्या होता है? अब यहाँ पे इन सब की फंक्शनिंग देख लेते हैं कि इन सब की फंक्शनिंग क्या है, ठीक। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो पोरस होते हैं ताकि वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा सेपरेट कर सकें और कोई चीज़ जो न्यूक्लियस में अंदर जा रही है या बाहर जा रहा है कोई भी मटेरियल, तो वो आ जा सके अच्छे से। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जैसे आप सेल है तो सेल के अंदर में क्या होती है? ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा होता है ना। इन द सेम वे न्यूक्लियस के अंदर में भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड भरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। फिर अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो स्मॉल एकदम स्फेरिकल छोटा सा पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। अब न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है जो डीएनए होते हैं ना, जो डीएनए, क्रोमोसोम्स, आपने सुना होगा ना क्रोमोसोम्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और आरएनए भी न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन के अलावा आरएनए भी इसमें प्रेजेंट रहता है। डीएनए, आरएनए एंड इफ आई विल टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट हेयर, ओके। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे, अभी आपने ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम। उसी को हम लोग क्रोमोसोम होते हैं। जो किस चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अरे जो हम लोग देखते हैं ना,
पेरेंट्स से डॉटर में कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेड्स देखने को मिलते हैं ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो क्रोमोज़ोम ही पास ऑन करते हैं ना, क्रोमोज़ोम ही पास ऑन करते हैं, ठीक। सो इन्हीं से हम लोग ये जो हमारा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जो ट्रेड्स पास ऑन होते हैं वो इन्हीं के थ्रू होते हैं, क्योंकि क्रोमोज़ोम में क्या होता है, क्रोमोज़ोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये क्या कैरी कर रहे होते हैं, ये क्या कैरी कर रहे होते हैं, जीन कैरी कर रहे होते हैं, ठीक। तो जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन ट्रेड्स पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, ठीक है। सो here in this video we will study till here, ठीक है। in the next video we will study about the cell organelles, okay, thank you।